नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर गंजीर ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पुनः हमारे छत्तीसगढ़ में आगामी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उसको ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक छत्तीसगढ़ की जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि आखिर जनजाति किसे कहा जाता है, जनजाति की विशेषताएँ क्या क्या होती है, जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े कौन कौन से हैं, आखिर विशेष पिछड़ी जनजाति किसे कहा जाता है, हमारे छत्तीसगढ़ में कितने जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आज अबुझ भाड़िया और बैगा जनजाति के बारे में। तो ये आज का हमारा एजेंडा रहेगा, पूरा हमको इसी सभी टॉपिक पे आज हम लोग को डिस्कस करने हैं। और छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई सब एग्जाम नहीं है जिसमें जनजाति से क्वेश्चन ना पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आपके आगामी जितने भी एग्जाम होंगे उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, फ्रूटफुल होंगे। तो चलिए फिर आज की इस क्लास का हम लोग शुभारंभ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर जनजाति किसे कहा जाता है। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जनजाति की परिभाषा पर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जनजाति की परिभाषा पर डिस्कस करेंगे कि आखिर जनजाति किसे कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, जनजाति परिवारों का एक ऐसा समूह होता है जो एक निश्चित भूभाग पर निवास करता है, जिसका अपना एक विशेष नाम होता है, जो अपनी विशेष बोली एवं भाषा का प्रयोग करते हैं और जिनकी अपनी विशेष संस्कृति होती है, इसी को क्या कहा जाता है, जनजाति कहा जाता है। अब जो जो चीज़ें मैंने बताया उसी को यहाँ पर लिख के पुनः बता रहा हूँ। तो जनजाति किसे कहा जाएगा, जनजाति क्या होता है जी, जनजाति परिवारों का, जनजाति क्या होता है, परिवारों का समूह होता है। ठीक है, जनजाति परिवारों का समूह होता है जो एक विशेष भूभाग पे निवास करता है। ठीक है, जो एक विशेष भूभाग पे क्या करता है, आपका निवास करता है, विशेष भूभाग पे निवास करता है। ठीक है, जिसका अपना विशेष नाम होता है, जिसका क्या होता है, अपना विशेष नाम होता है, जिनका अपना विशेष नाम होता है, जो अपनी विशेष बोली एवं भाषा का प्रयोग करते हैं, जो अपनी विशेष बोली एवं किसका जी, भाषा का, जो अपनी विशेष बोली एवं भाषा का प्रयोग करते हैं और जिनकी अपनी क्या होती है, जिनकी अपनी विशेष संस्कृति होती है, जिनकी अपनी विशेष संस्कृति होती है, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को बोला जाता है जनजाति। ठीक है, पुनः देखिए, जनजाति परिवारों का एक समूह होता है जो एक विशेष भूभाग पर निवास करता है, जिसका अपना विशेष नाम होता है, जो अपनी विशेष बोली एवं भाषा का प्रयोग करते हैं और जिनकी अपनी विशेष संस्कृति होती है, इसी को बोला जाता है जनजाति। समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो हमने परिभाषा लिखा है इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए, जैसे कि मैं लेता हूँ उराव जनजाति। ठीक है, जैसे कि मैंने ले लिया उराव जनजाति। अब देखो, मैंने परिभाषा में क्या बताया कि जनजाति परिवारों का एक समूह होता है जो एक विशेष भूभाग पर निवास करता है। अगर मैं उराव जनजाति के बारे में बात करूं तो ये एक विशेष भूभाग पर निवास करता है ना। कहाँ निवास करते हैं ये लोग, आपका सरगुजा अंचल में। कहाँ, ये लोग सरगुजा अंचल में निवास करते हैं। विशेष भूभाग हो गया ना, छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों में थोड़ा ना निवास कर रहे हैं भाई, ये तो सरगुजा अंचल में निवास कर रहे हैं, तो ये विशेष भूभाग हो गया। तथा जिनका अपना विशेष नाम होता है, हम लोग बोल रहे हैं उराव, तो उराव क्या है, इनका विशेष नाम है। तथा जो विशेष बोली एवं भाषा का प्रयोग करते हैं, उराव जनजाति के लोग कुडुख बोली का प्रयोग करते हैं। कौन से बोली का, कुडुख, है ना। उराव जनजाति के लोग कुडुख बोली का प्रयोग करते हैं। आगे मैं पूरा पढ़ाऊंगा, अभी बस इस परिभाषा को बस मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। ठीक है, जो अपनी विशेष बोली एवं भाषा का प्रयोग करते हैं, मतलब उराव जनजाति के लोग कुडुख बोली का प्रयोग करते हैं। तथा जिनकी अपनी विशेष संस्कृति होती है, संस्कृति कहने का तात्पर्य उनके पर्व हो जाएगा, त्यौहार हो जाएगा, रीति रिवाज हो जाएगा, ये सब संस्कृति में काउंट हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आपका उराव जनजाति के लोग आपका सरहुल नृत्य करते हैं। ठीक है, सरहुल पर्व मनाते हैं, सरहुल गीत गाते हैं। तो ये सब किस में आ जाएगा, इसकी संस्कृति में आ जाएगा। जब उराव जनजाति के लोग क्या करते हैं, जब साल के वृक्ष में नया फूल आता है ना जी, तो खुशी जाहिर करने के लिए सरहुल नृत्य करते हैं, सरहुल गीत गाते हैं, सरहुल पर्व मनाते हैं। तो ये सब उसके संस्कृति में काउंट हो जाएगा। आगे समझ में। तो जनजाति परिवारों का एक ऐसा समूह होता है जो एक विशेष भूभाग पर निवास करता है, जिसका अपना विशेष नाम होता है, जो अपनी विशेष बोली एवं भाषा का प्रयोग करते हैं और जिनकी अपनी संस्कृति होती है, उसी को क्या कहा जाता है, जनजाति कहा जाता है। और होपफुल इस एग्जाम्पल से आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी बता देता हूँ। देखो, जनजाति क्या होता है, परिवारों का एक समूह होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग परिवार बना देते हैं। ये पहला परिवार हो गया, ठीक है, ये आपका दूसरा परिवार हो गया, ये आपका तीसरा परिवार हो जाएगा, ये है ना। चलो इस वाला घर को थोड़ा अलग बना देते हैं, ये अलग घर हो जाएगा। ठीक है, ये तो जनजाति परिवारों का समूह हो जाएगा, है ना। चलो आसपास पेड़ पौधा भी बना देते हैं, बढ़िया अच्छा लगेगा, ये है ना, ये पेड़ पौधा भी हो गया। तो जनजाति परिवारों का एक ऐसा समूह होता है जो एक निश्चित भूभाग पर निवास करता है। ठीक है, ये जो पहाड़ दिख रहा है, पेड़ पौधा दिख रहा है, ये आपका निश्चित भूभाग को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो जनजाति परिवारों का एक ऐसा समूह होता है, समूह बना देता हूँ, देखो ये समूह पूरा, है ना। तो जनजाति परिवारों का एक ऐसा समूह होता है जो एक निश्चित भूभाग पर निवास करता है, जिसका अपना विशेष नाम होता है, जो अपनी विशेष बोली एवं भाषा का प्रयोग करते हैं और जिनकी अपनी विशेष संस्कृति होती है, इसी को जनजाति कहा जाता है।
होपफुली आप लोग को इसका परिभाषा समझ में आ गया होगा। अब आपके मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जनजाति की विशेषताएं लिखिए। क्या पूछा गया था मेंस के एग्जाम में? मेंस के एग्जाम में पूछा गया था कि जी आपका जनजाति की विशेषताएं लिखिए, जनजाति की विशेषताएं। अब देखो, अगर आपको परिभाषा अच्छे से समझ में आ गया तो आप इसी से क्या बता सकते हो, इसकी विशेषता बता सकते हो। क्या बताओगे? पहला क्या बताओगे कि जनजाति क्या होता है? परिवारों का समूह होता है। जो आपने परिभाषा में लिखा यही आपका विशेषता भी हो जाएगा, परिवारों का समूह होता है जनजाति, ठीक है। जो एक विशेष भूभाग पर निवास करता है, ये दूसरा विशेषता हो जाएगा, जो एक विशेष भूभाग पर निवास करता है। तीसरा, जिसका अपना विशेष नाम होता है, ये तीसरा इसकी विशेषता हो जाएगा, जिसका अपना विशेष नाम होता है। जो अपनी विशेष बोली एवं भाषा का प्रयोग करता है, किसका? जो अपनी विशेष बोली एवं भाषा का प्रयोग करते हैं, इसकी चौथा विशेषता हो जाएगा। पांचवा, जिनकी अपनी विशेष संस्कृति होती है। विशेष क्या होती है? संस्कृति होती है, ठीक है, संस्कृति होती है, ये इसका नेक्स्ट विशेषता हो जाएगा, ठीक है। और क्या विशेषता ध्यान रखना, जनजातियों में क्या होता है? जनजातियों में गोत्र और अंतर विवाह का महत्व होता है। क्या होता है? गोत्र एवं अंतर विवाह। आगे पढ़ेंगे ये सब क्या होता है। गोत्र एवं अंतर विवाह का महत्व होता है, ध्यान रखना है। गोत्र एवं अंतर विवाह का महत्व होता है जनजातियों में। गोत्र को बहुत अच्छे से मानते हैं, साथ ही साथ बहुत प्रकार के जनजातियों में विवाह संपन्न होते हैं। साथ ही साथ जनजातियों का क्या होता है? स्वतंत्र एवं सुरक्षात्मक क्या होता है? संगठन होता है। देखो, स्वतंत्र एवं सुरक्षात्मक, जी है ना, स्वतंत्र एवं सुरक्षात्मक क्या होता है? संगठन होता है। जनजातियों का स्वतंत्र एवं सुरक्षात्मक संगठन होता है, जिसका हेड कौन होता है? मुखिया होता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा विशेषता बताइए तो ये सब विशेषता हो जाएगा, ठीक है। परिभाषा तो यही आपका परिभाषा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा जनजाति की परिभाषा और विशेषता। तो जनजाति परिवारों का समूह है जो एक विशेष भूभाग पर निवास करता है, जिसका अपना विशेष नाम होता है, जो अपनी विशेष बोली एवं भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसकी अपनी विशेष संस्कृति होती है, यही जनजाति कहलाता है। और यही सब इनकी विशेषता भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा जनजाति की परिभाषा और जनजाति की विशेषताएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलें अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को दृष्टिकोण से। होपफुली परिभाषा तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। ये हमारा दूसरा टॉपिक हो जाएगा, जनजातियों से संबंधित संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े, ठीक है। महत्वपूर्ण आंकड़े, जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े, ये हम लोग आज पढ़ना शुरू करते हैं अभी। चलो, तो सबसे पहले हम लोग आंकड़े को याद करेंगे, भारत के परिप्रेक्ष्य में भी याद करेंगे और छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में भी याद करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे? भारत के परिप्रेक्ष्य में आंकड़े याद करेंगे। किसके परिप्रेक्ष्य में जी? भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो आप सभी को पता होगा, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की कुल जनसंख्या कितना है? वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की कुल जनसंख्या लगभग कितना है आपका? 121 करोड़, है ना, लगभग 121 करोड़। और मैं बोल रहा हूँ वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर, है ना। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की कुल जनसंख्या कितना है? लगभग 121 करोड़। और इस लगभग 121 करोड़ में ध्यान रखना है आपका 10 करोड़ 42 लाख 81,00,81,00,81,000, ये आपका अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। किसकी जनसंख्या है? अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है, ठीक है जी। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है, ये आपको ध्यान रखना है। जो भारत की कुल जनसंख्या का, अभी मैं जो पॉइंट लिखूंगा ये आपको एग्जाम में पूछा गया, जो भारत की कुल जनसंख्या का, जो भारत की कुल जनसंख्या का, है ना, जो भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंटेज है आपका? 8.61% है। ये डाटा को तो आपको भूलना नहीं है, डाटा से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की कुल जनसंख्या कितना है? लगभग 121 करोड़ है। और इस 121 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 10,42,81,00,000 अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 8.61% है। इसको भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 8.61%, अच्छे से इसको आपको याद रखना है जी। हो गया याद, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि वर्ष 2011 के आधार पर, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर, वर्ष 2011 के जनगणना के आधार पर भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनजातीय समूह, भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनजातीय समूह, ठीक है, वाले जनजातीय समूह कौन कौन से हैं? तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ना आपके
एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखना है जी। देखो, तो वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनजातीय समूह ये कहाँ कहाँ निवास करते हैं या कौन कौन है, इसको हम लोग अभी देखते हैं। तो सबसे पहला हो जाएगा आपका भील हो जाएगा। पहला क्या होगा आपका भील हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा जी आपका गोड़। पहला आपका भील, दूसरा गोड़। तीसरा ध्यान रखना आपको, तीसरा पहला भील, दूसरा गोड़, तीसरा आपका संथाल। चौथा हो जाएगा आपका नैकदा। चौथा क्या हो जाएगा आपका नैकदा। और पांचवा क्या हो जाएगा आपका उराव हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वर्ष 2011 के जनगणना के आधार पर भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनजातीय समूह कौन कौन से हैं, तो आपको बताना है सबसे पहला भील है, उसके बाद दूसरा गोड़ है, तीसरा आपका संथाल है, चौथा नैकदा है और पांचवा आपका उराव है। ठीक है, हम लोग छत्तीसगढ़ में पढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या किनका है, गोड़ का है। तो हमको गोड़ का है करके भारत में अगर पूछा जाएगा तो गोड़ को नहीं लगा देना है। देखो, हम लोग छत्तीसगढ़ में गोड़ को ही पढ़े रहते हैं, लेकिन अगर भारत में पूछेगा तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या भील जनजाति का है। और जो भील जनजाति है ना जी, इसका विस्तार कहाँ है, भील जनजाति का विस्तार गुजरात में है ना, और कहाँ है, महाराष्ट्र में है ना, गुजरात महाराष्ट्र। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि केवल गुजरात महाराष्ट्र में इसका विस्तार है, और बहुत सारे राज्यों में है, लेकिन मैं सर्वाधिक जहाँ है उसके आधार पर बता रहा हूँ। जैसे कि गोड़ जनजाति का सर्वाधिक विस्तार आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश के बाद आपका हमारा छत्तीसगढ़ हो जाएगा, यूपी हो जाएगा, यहाँ गोड़ जनजाति का विस्तार है। संथाल का ध्यान रखना आपको, पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य में इसका विस्तार है संथाल जनजाति का। ठीक है, नैकदा का भी आपको ध्यान रखना है, गुजरात महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। नैकदा भी आपका गुजरात और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में निवास करते हैं नैकदा जनजाति के लोग, है ना। और उराव जनजाति के लोग तो आपको पता होगा, यूपी हो जाएगा, एमपी हो जाएगा, हमारा छत्तीसगढ़ हो जाएगा, इन सभी राज्यों में उराव जनजाति का विस्तार है। तो कल के डेट में अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया कि वर्ष 2011 के जनगणना के आधार पर भारत की, ना यहाँ पर मैं लिखा हूँ भारत, क्योंकि हम लोग अभी भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या कर रहे हैं, आंकड़े को याद कर रहे हैं। तो वर्ष 2011 के जनगणना के आधार पर भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनजातीय समूह पूछेगा तो सबसे पहले बताना है भील, दूसरा हो जाएगा आपका गोड़, तीसरा हो जाएगा आपका संथाल, चौथा हो जाएगा आपका नैकदा, पांचवा हो जाएगा आपका उराव। चीजें क्लियर हुई? तो क्या क्या पढ़ा देखो अभी तक। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की कुल जनसंख्या लगभग आपको 121 करोड़, और इस 121 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 10,42,81,000 अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 8.61% है। फिर मैंने पढ़ाया आप लोग को कि वर्ष 2011 के जनगणना के आधार पर भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनजाति समूह सबसे पहला आपका भील हो जाएगा, भील के बाद दूसरा आपका गोड़, तीसरा संथाल, चौथा नैकदा और पांचवा आपका उराव, है ना। भील, गोड़, संथाल, नैकदा और उराव। और कहाँ कहाँ इनका विस्तार है मैंने यही बता दिया, है ना। अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा जी। कन्फ्यूजन कहाँ होता है, हम लोग छत्तीसगढ़ में पढ़े रहते हैं, गोड़ जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है ना, तो इसी कारण अधिकतर ऐसा होता है कि हम लोग गोड़ लगा देते हैं। लेकिन किसके परिप्रेक्ष्य में पूछा गया ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछेगा तो भील आएगा, हाँ अगर छत्तीसगढ़ में पूछेगा तो गोड़ आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी छत्तीसगढ़ का भी याद करेंगे तो ये हो जाएगा भारत जनजातियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े भारत के संदर्भ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपने हमारे राज्य के संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो जो महत्वपूर्ण डाटा हम लोग पढ़ेंगे हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में पढ़ेंगे अब हम लोग। ठीक है, चले तो जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े, ठीक है, हमारे राज्य के संदर्भ में हम लोग को पढ़ना है। तो छत्तीसगढ़ में जनजातियों से संबंधित, छत्तीसगढ़ में जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े, जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े, इसको हम लोग को करना है। ये तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में सभी में काम आएगा। जैसा जैसा आप लोग को बताता जाऊंगा वैसा आप लोग को याद करते चलना है। ठीक है, तो चलिए अब चीज़ों को एकदम टू द पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग को सीधे मेरे साथ याद करते चलना है। अगर आपसे पूछेगा कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितना है, तो 2,55,45,198 कितना है, 2,55,45,198 ये छत्तीसगढ़ की क्या है आपका कुल जनसंख्या है। ठीक है, कुल जनसंख्या अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, अर्थात 2011 की जनगणना के आधार पर, है ना। छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या कितना आपका 2,55,45,198 याद रखना है, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का ध्यान रखना है, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का भारत की कुल जनसंख्या का कितना आपका 2.11% है। कितना परसेंटेज है, 2.11। ये भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 2.11% है। याद हो गया तक। अब इसके बाद देखते हैं वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, और अनुसूचित जनजाति को और क्या बोलते हैं, एसटी बोलते हैं।
तो वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितना है? 78,22,902। ये डाटा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 78,22,902 आपके मेंस में भी काम आएगा, है ना। 78,22,902 वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी, इसकी जनसंख्या कितना है? 78,22,902। जो भारत की कुल जनसंख्या का, किसका? भारत की, जो भारत की कुल जनसंख्या का, भारत की कुल जनसंख्या का भारत बोलता हूँ जी, छत्तीसगढ़ ना, जो छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का कितना परसेंटेज है? 30.62% है। कई बुक में 60 भी लिखा होता है ना, याद रखना है। तो अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या कितना है 2011 की जनगणना के आधार पर? 78,22,902। जो राज्य अर्थात छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का 30.62% है। कितना है? 30.62%। ये जो मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी की जनसंख्या कितना है? 78,22,902, जो छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का 30.62% है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितना है, ठीक है, अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितना है अर्थात एसटी का अगर पूछेगा तो आपको बताना है 32,74,269। कितना है? 32,74,269। जो हमारे छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का, याद रखना है, जो हमारे छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का कितना परसेंटेज है? 12.82% है। कितना परसेंटेज है? 12.82। ये डाटा को याद करना जी बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में काम आएगा। मैंने क्या बताया कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या है आपका 2,55,45,198, ठीक है। ये हमारे छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या है वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर, ठीक है। जो भारत की कुल जनसंख्या का 2.11% है, बता दिया। फिर 2011 की जनगणना के आधार पर छत्तीसगढ़ में एसटी जनसंख्या कितना है? 78,22,902, जो कि छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का 30.62% है। फिर मैंने बताया 2011 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जाति अर्थात एससी की जनसंख्या कितना है? 32,74,269, जो छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का 12.82% है। कितना है? 12.82%, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना हमारे छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का लगभग 52%, ठीक है, लगभग, है ना, अप्रॉक्सीमेट की बात कर रहा हूँ, लगभग 52% ये आपका ओबीसी की जनसंख्या है। कितना? मतलब किसका है? आपका ओबीसी का, ठीक है। मैंने क्या बोला कि छत्तीसगढ़ की जनसंख्या का लगभग 52% ओबीसी जनसंख्या है। तो अगर मैं तीनों को ऐड करता हूं, देखो अगर मैं 52 को ऐड करता हूं प्लस, है ना, लगभग 52 बोला हूं, उसके बाद देखो 12.82 को ऐड करता हूं प्लस कितना है आपका? प्लस हो जाएगा ये आपका 30.62, इसको मैं ऐड करता हूं तो लगभग आपका हो जाएगा 95, लगभग आपका 95%, है ना, लगभग आपका 95% जो जनसंख्या हमारे छत्तीसगढ़ में है ये आपका एससी का और किसका है? आपका ओबीसी का, है ना। मैंने क्या बोला कि हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 95% जो जनसंख्या है वो किसका है? एसटी, एससी, ओबीसी का है, ठीक है। मैंने बताया ना जी एसटी की जनसंख्या कितना है? 78,22,902, जो छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का 30.62% है। और अनुसूचित जाति अर्थात एससी की जनसंख्या कितना है आपका? 32,74,269, जो छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का 12.82% है। और लगभग 52% जनसंख्या ओबीसी वाले हैं। तो अगर मैं तीनों को ऐड करता हूँ, 52 को, 12.82 को और 30.62 को, तो लगभग 95% जो जनसंख्या है हमारे छत्तीसगढ़ में किसका है? एसटी, एससी और ओबीसी का। ये भी आपको जैसे याद रखना है। होपफुल यहाँ तक आपको ये डाटा याद हो गए होंगे। अच्छे से याद करिए, प्रत्येक एग्जाम में आपको ये डाटा काम आएगा, ठीक है, याद हो गया डाटा। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो गया कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे कल के डेट में ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया कि वर्ष 2011 अगर कल के डेट में आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन सा है? अगर ऐसा पूछ दिया है ना आपसे कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन सा है, तो यही आपको बताना है ना। लेकिन मैं बताऊंगा अभी पहले 18 जिलों के आधार पर, ठीक है, पहले मैं बताऊंगा 18 जिलों के आधार पर, ठीक है, 18 जिलों के आधार पर पहले देखेंगे। तो इसके लिए मैं एक तरीका बता रहा हूँ, देखो जी, सर्वाधिक, एक तरफ मैं लिख रहा हूँ सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक, और एक तरफ मैं लिख रहा हूँ न्यूनतम। क्या लिख रहा हूँ? न्यूनतम। देखो
सर्वाधिक में पहला क्या आ जाएगा, पहला हो जाएगा आपका सरगुजा, पहला क्या हो जाएगा आपका सरगुजा, सरगुजा। सरगुजा के बाद दूसरा आपको ध्यान रखना है बस्तर, दूसरा आपको याद रखना है बस्तर, और तीसरा आपको ध्यान रखना है जशपुर। सरगुजा, बस्तर और जशपुर याद कैसे करोगे, देखो सब्जी याद रखना, सब्जी, सब्जी ऐसे याद रखना, सब्जी, ठीक है। तो स से आपका सरगुजा, बस आपका बस्तर, और आपका जी से आपको जशपुर ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाले जिले अगर पूछेगा 18 जिलों के आधार पर, तो आपको बताना है सर्वाधिक कहाँ कहाँ है आपका, सरगुजा, बस्तर और जशपुर, ठीक है। सबसे ज़्यादा सरगुजा में है जनजाति जनसंख्या सर्वाधिक, है ना। उसके बाद दूसरा आपका बस्तर में, और तीसरा हो जाएगा आपका जशपुर में हो जाएगा, ठीक है। ये अगर आपसे पूछता है कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाले जिले, तो न्यूनतम में आपको याद रखना है सबसे पहला हो जाएगा आपका नारायणपुर, सबसे पहला नारायणपुर। नारायणपुर के बाद दूसरा हो जाएगा आपका कवर्धा, उसके बाद तीसरा हो जाएगा आपका जांजगीर चांपा। नारायणपुर, कवर्धा और जांजगीर चांपा ये आपका न्यूनतम है, ये आपका सर्वाधिक हो जाएगा और ये आपका न्यूनतम। लेकिन कितने जिलों के आधार पर, 18 जिलों के आधार पर, कितने जिलों के आधार पर, 18 जिलों के आधार पर, ठीक है। सेम अगर क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाले जिले बताइए, लेकिन 27 जिलों के आधार पर पूछेगा, 27 जिलों। अगर 27 जिलों के आधार पर पूछेगा तो सर्वाधिक और न्यूनतम क्या क्या आएगा, इसको आपको याद करना है, ठीक है। चलो सर्वाधिक पहले देख लेते हैं, सर्वाधिक कौन कौन से जिले हैं, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ कहाँ की है। फिर उसके बाद देखेंगे न्यूनतम जनजाति जनसंख्या कौन कौन से जिले में है। लेकिन ये 27 जिलों के आधार पर है ना, हमने पहले पढ़ा था 18 जिलों के आधार पर, ये सब भी क्वेश्चन आते हैं जी, ठीक है। तो देखो 27 जिलों के आधार पर सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या कौन से जिले में है, तो इसका उल्टा कर दो। ये देखो जशपुर सबसे नीचे में, तो जशपुर यहाँ पहला आ जाएगा, जशपुर हो जाएगा। जशपुर के बाद आ जाएगा आपका बस्तर हो जाएगा। बस्तर के बाद आपको याद रखना है रायगढ़, जशपुर, बस्तर और रायगढ़। ये मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि 27 जिलों के आधार पर सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाले जिले, पहला जशपुर, दूसरा बस्तर और तीसरा रायगढ़, है ना। और न्यूनतम अगर पूछेगा तो न्यूनतम आपको बताना है, न्यूनतम हो जाएगा आपका बेमेतरा, मुंगेली और रायपुर, है ना। न्यूनतम क्या हो जाएगा, बेमेतरा हो जाएगा, बेमेतरा के बाद मुंगेली हो जाएगा, और मुंगेली के बाद क्या हो जाएगा आपका रायपुर हो जाएगा। बेमेतरा, मुंगेली और रायपुर ये हो जाएगा आपका न्यूनतम हो जाएगा, ठीक है। एकदम चीज़ों को याद करते चलिए, जो मैं बता रहा हूँ। सर्वाधिक बोलेगा तो आपका जशपुर, बस्तर, रायगढ़। ये देखो यहाँ पर सब्जी मैंने याद करा था, सरगुजा, बस्तर, जशपुर, तो यहाँ पास जशपुर पहला आ जाएगा, फिर आपका बस्तर आ जाएगा, और सरगुजा की जगह बस आपको रायगढ़ याद करना है, ठीक है। और न्यूनतम में हो जाएगा बेमेतरा, मुंगेली और रायपुर। कैसे याद करोगे, BMR ऐसे, है ना। BMW आप सभी को याद होता है, BMW कार, सबका एक ड्रीम भी होता है वो कार परचेस करना करके। तो यहाँ पास BMW नहीं, BMR याद रखना है आपको, ठीक है। तो बेमेतरा, मुंगेली और रायपुर क्या हो जाएगा आपका, बेमेतरा, मुंगेली और रायपुर। ये हो गया, आगे समझ में ये चीज़। अब उसके बाद अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर, वर्ष 2011 की जनगणना, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर, जनगणना के आधार पर सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत वाले जिले, जनजाति प्रतिशत वाले जिले, या ऐसा ही पूछ सकता है कि प्रतिशतता के आधार पर कौन से जिले में जनजाति जनसंख्या सर्वाधिक है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है प्रतिशतता के आधार पर, ठीक है। प्रतिशतता अभी जो हम लोग देख रहे थे ये सब जनसंख्या के अकॉर्डिंग था, अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशतता के आधार पर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देयर परसेंटेज। अभी क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्रतिशतता के आधार पर याद रखना। देखो तो अगर प्रतिशतता के आधार पर पूछेगा कि सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या कौन से जिले में है, तो आपको बताना है सर्वाधिक कहाँ होगा। देखो सर्वाधिक कहाँ होगा, आपका सुकमा हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका दूसरा बीजापुर, है ना। बीजापुर के बाद तीसरा आपको ध्यान रखना है नारायणपुर, ठीक है। सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर। सुकमा, बीजापुर आपका नारायणपुर, ये पहला, और ये आपका दूसरा, और ये आपका तीसरा, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत वाले जिले पूछेगा, या प्रतिशतता के आधार पर 2011 की जनगणना के आधार पर बताइए कि आपका कौन से जिले में जनजाति जनसंख्या सर्वाधिक है। प्रतिशतता के आधार पर बोलेगा तब बताना है सुकमा, दूसरा बीजापुर और तीसरा नारायणपुर, है ना। और अगर आपसे न्यूनतम पूछेगा, तो न्यूनतम क्या बताना है, न्यूनतम रायपुर, बेमेतरा और दुर्ग, है ना। न्यूनतम क्या क्या आ जाएगा, कौन कौन सा जिला आएगा। न्यूनतम में हो जाएगा सबसे पहले तो रायपुर के बाद दूसरा हो जाएगा जी आपका बेमेतरा, और बेमेतरा के बाद तीसरा क्या हो जाएगा आपका दुर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो रायपुर, बेमेतरा और दुर्ग ये आपका न्यूनतम हो जाएगा। सब याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाले जिले 18 जिलों के आधार पर सर्वाधिक कहाँ कहाँ है, सरगुजा, बस्तर, जशपुर। न्यूनतम कहाँ है, नारायणपुर, कवर्धा, जांजगीर चांपा। फिर 27 जिलों के आधार पर बताना, तो सर्वाधिक कहाँ है, जशपुर में, उसके बाद बस्तर में, फिर रायगढ़ में। न्यूनतम कहाँ है, बेमेतरा में, मुंगेली में, फिर रायपुर में। अगर आपसे पूछता है कि प्रतिशतता के आधार पर
प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाले जिले, है ना, अगर आपसे ऐसा पूछेगा तो आपको बताना है सर्वाधिक आपका सुकमा होगा, उसके बाद दूसरा बीजापुर, तीसरा आपका नारायणपुर और न्यूनतम हो जाएगा रायपुर और दूसरा बेमेतरा और तीसरा आपका हो जाएगा दुर्ग हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है जी। ओके, इन सभी बातों को अच्छे से याद करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, अब आगे कुछ चीज़ें और हैं जो आपके एग्जाम को दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उसको भी देख लेते हैं। आगे हम लोग और बढ़ते हैं। देखो आगे आपको क्या ध्यान रखना है। देखो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया कि आपका 2011 की जनगणना के आधार पर, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले, सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया ना, सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत बोलेगा तो आपको याद रखना है मुंगेली। क्या हो जाएगा आपका? मुंगेली। ठीक है, मुंगेली। अगर यही पास ऐसा पूछता है कि 2011 की जनगणना के आधार पर आपका न्यूनतम अनुसूचित, है ना, न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले, न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले, तब आपको बताना है आपका सुकमा हो जाएगा। क्या होगा आपका? सुकमा। ठीक है, याद रखना। अगर 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले पूछेगा तो आपको बताना है मुंगेली। अगर आपसे पूछता है कि 2011 की जनगणना के आधार पर न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले कौन सा है तो आपको बताना है सुकमा। लेकिन अगर ऐसा पूछ दिया कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, है ना, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले, अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, ऊपर में क्या था? सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले था, यहाँ क्या है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले, तो क्या हो जाएगा? इसमें सुकमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुकमा। अगर ऐसा पूछ दिया कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले, तब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? रायपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी आपका? रायपुर। याद रखना है। ठीक है, ये कैसे याद करोगे? देखो अगर अनुसूचित जाति वाला पूछेगा तो सर्वाधिक मुंगेली और न्यूनतम आपका सुकमा। याद कैसे करोगे? मुसू, है ना, ऐसे याद रखना, मुसू, ऐसा मुसू, है ना। और उसके बाद अगर ऐसा पूछता है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले और न्यूनतम कौन सा है तो आपको बताना है सर्वाधिक में आपका सुकमा और न्यूनतम में रायपुर। याद कैसे करोगे? सूरा, ऐसे याद रख लेना, सू से आपका सुकमा और रा से आपका रायपुर, है ना। ये याद करने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो करिए ऐसा, अदरवाइज आपको जैसा भी करना है याद कर सकते हो, बस एग्जाम में क्वेश्चन आया तो बनना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा जनजातियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े, तो अच्छे से इसको याद करेगा। देखो अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ा दिया। मैंने सबसे पहले बताया आखिर जनजाति किसे कहा जाता है, विशेषता वगैरह पढ़ा दिया। उसके बाद मैंने भारत के परिप्रेक्ष्य में कुछ आंकड़े बताए, है ना, और ये सब भी बताया कि कौन कौन सी जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है वर्ष 2011 के जनगणना के आधार पर, है ना, भारत में। उसके बाद मैंने पढ़ाया कि छत्तीसगढ़ से संबंधित कौन कौन से आंकड़े महत्वपूर्ण हैं जो आपको याद करने हैं, इन सभी को आपको याद करना है। फिर मैंने बताया जी यही सब आंकड़े ही हम लोग देखें। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर, ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनजाति समूह, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनजाति समूह, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनजाति समूह। तो आपको बताना है, सबसे पहले क्या बताओगे? सबसे पहला बताना है आपका गोड़ के बाद दूसरा हो जाएगा आपका कवर, गोड़ के बाद आपका कवर, ठीक है, कवर के बाद तीसरा हो जाएगा आपका उराव के बाद चौथा हो जाएगा आपका हलबा, चौथा क्या होगा? हलबा के बाद पांचवा आपको ध्यान रखना है भतरा। इसको याद रखना है ना, ये छत्तीसगढ़ का है। देखो ये हमारा छत्तीसगढ़ का है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये जो मैंने बताया जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को याद करना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर दे रहा हूँ मैं। देखो अगर आपसे पूछता है कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनजाति समूह कौन कौन सा है, तो पहला गोड़, दूसरा कवर, तीसरा उराव, चौथा हलबा भतरा। गोड़, कवर, उराव, हलबा और भतरा। ठीक है, गोड़, कवर, उराव, हलबा और भतरा। लेकिन भारत का पूछेगा तो मैंने भारत का बताया हुआ है। देखो भारत का मैंने क्या बताया? भारत का मैंने बताया पहला भील है, दूसरा गोड़ है, तीसरा संथाल, चौथा नैकदा और पांचवा उराव। ये भारत का है ना। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ का पूछेगा तो छत्तीसगढ़ का आपको बताना है, देखो पहला गोड़, दूसरा कवर, तीसरा उराव, चौथा हलबा और पांचवा भतरा। ठीक है, गोड़, कवर, उराव, उसके बाद है आपका हलबा और भतरा। ये छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। चीज़ें क्लियर हुई? ठीक है, तो 2011 के जनगणना के आधार पर छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनजातीय समूह, तो पहला गोड़, दूसरा कवर, तीसरा उराव, चौथा हलबा और पांचवा भतरा। तो इस प्रकार से हमने कुछ आंकड़े भी याद कर लिए। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे विशेष पिछड़ी जनजाति। आखिर विशेष पिछड़ी जनजाति किसे कहा जाता है? ठीक है, स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब्स बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। तो चलिए उसी को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, विशेष पिछड़ी जनजाति। ठीक है, चलो जी।
पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग विशेष पिछड़ी जनजाति, विशेष पिछड़ी जनजाति, विशेष पिछड़ी जनजाति, इसको हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। आखिर विशेष पिछड़ी जनजाति किसे कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से, स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब्स। चलो तो विशेष पिछड़ी जनजाति किसे कहेंगे, तो परिभाषा क्या हो जाएगा, देखो परिभाषा क्या होगा, विशेष पिछड़ी जनजाति उस जनजाति समूह को कहा जाता है जो अन्य जनजाति की तुलना में, जो अन्य जनजाति, ठीक है, जो अन्य जनजातियों की तुलना में, जो अन्य जनजातियों की तुलना में पिछड़ी हुई अवस्था में है, जो अन्य जनजाति की तुलना में क्या है, पिछड़ी हुई अवस्था में है, ठीक है, पिछड़ी हुई, जो अन्य जनजाति की तुलना में पिछड़ी हुई अवस्था में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो विशेष पिछड़ी जनजाति उन जनजाति समूह को कहा जाता है जो अन्य जनजातियों की तुलना में पिछड़ी हुई अवस्था में है, ठीक है। या यूँ कह सकते हैं कि जो विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग होते हैं वो जनजाति समाज के मुख्य धारा से कोसों दूर रहते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, जनजाति समाज की मुख्य धारा से, जनजाति समाज की मुख्य धारा से, जनजाति समाज की मुख्य धारा से कोसों दूर रहते हैं, ठीक है, कोसों दूर रहते हैं, इसी को क्या बोला जाता है, विशेष पिछड़ी जनजाति। एक बार पुनः सुनिए, विशेष पिछड़ी जनजाति उस जनजाति समूह को कहा जाएगा जो अन्य जनजाति की तुलना में पिछड़ी हुई अवस्था में है या जनजाति समाज के मुख्य धारा से जो कोसों दूर होते हैं, उसी को कहा जाता है आपका विशेष पिछड़ी जनजाति, ठीक है। तो वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 7 जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त है। अब ये 7 जनजाति कौन कौन से, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से ना, टोटल 7 जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त है। अब ये 7 जनजाति कौन कौन से, इसी को हम लोग याद करेंगे, ये 7 जनजाति। तो 7 जनजाति जो विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा रखा हुआ है, इसको किसने किसने दर्जा प्रदान किया है, तो इसको भी हम लोग देखते हैं। तो 7 में से आपका 5 जनजाति को केंद्र सरकार ने, किसने जी, केंद्र सरकार, ठीक है। 7 में से जो 5 जनजाति है उसको केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है, और जो 2 जनजाति है उसको राज्य सरकार ने दिया है। किसने दिया है, राज्य सरकार, याद रखना है। आपका टोटल 7 जनजाति को हमारे छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त है ना, विशेष पिछड़ी जनजाति। टोटल 7 जनजाति को हमारे छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त है, याद रखना है। जिसमें से आपका 5 को केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है, और 2 जनजाति को राज्य सरकार ने, है ना, 2 जनजाति को राज्य सरकार ने अर्थात स्टेट गवर्नमेंट ने, ठीक है, राज्य सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है। अब ये 5 जनजाति कौन कौन से, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी तुरंत आप लोग याद करोगे। सबसे पहला हो जाएगा आपका अबुझमाड़िया, सबसे पहला अबुझमाड़िया के बाद दूसरा आपको ध्यान रखना है, दूसरा आपका बैगा के बाद आपको ध्यान रखना है बिरहोर के बाद आपको ध्यान रखना है कमार, ठीक है, कमार के बाद आपको याद रखना है जी पहाड़ी कोरबा, ठीक है, पहाड़ी कोरबा। ये 5 जनजाति को केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है ना। याद कैसे कर सकते हो, A B उसके बाद C उसके बाद PC, ऐसे याद कर सकते हो। अबुझमाड़िया उसके बाद है बैगा के बाद बिरहोर के बाद आपको कमार के बाद हो जाएगा पहाड़ी कोरबा, ठीक है। तो इन 5 जनजाति को केंद्र सरकार के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। जबकि जो 2 जनजाति है, 2 जनजाति कौन कौन सा, याद रखना, पंडो, पहला हो जाएगा आपका पंडो और दूसरा हो जाएगा आपका भुंजिया, इन दोनों जनजाति को राज्य सरकार ने क्या किया, विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है। तो विशेष पिछड़ी जनजाति किसे कहते हैं, तो विशेष पिछड़ी जनजाति उस जनजाति समूह को कहा जाता है जो अन्य जनजाति की तुलना में पिछड़ी हुई अवस्था में या जनजाति समाज की मुख्य धारा से कोसों दूर है, उसी को विशेष पिछड़ी जनजाति कहा जाता है। वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ में 7 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है, जिसमें से 5 जनजाति है उसको केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है और 2 को राज्य सरकार ने दिया है। अब 5 जनजाति कौन कौन से हैं, पहला अबुझमाड़िया, दूसरा बैगा, तीसरा बिरहोर, चौथा कमार, 5वां पहाड़ी कोरबा, और 2 जनजाति जिसको राज्य सरकार ने दिया है वो है आपका पहला पंडो और दूसरा हो जाएगा आपका भुंजिया, ठीक है। चलिए आगे सबको समझ में। अब जल्दी से एक ना मैं मैप से आप लोग को इसका संकेंद्रण बता रहा हूँ फटाक से, है ना, इनका मैं संकेंद्रण आप लोग को बता दे रहा हूँ कि आखिर इनका संकेंद्रण कहाँ कहाँ है। चलो एक मैप बना देता हूँ मैं छोटा सा, तो देखिएगा जी, ठीक है। आप मैप कैसे भी बना सकते हो, आपके ऊपर है, बस समझ में आना चाहिए। देखो मैं मैप बना रहा हूँ, ये हो जाएगा हमारा सबसे पहले ऊपर में आपका सरगुजा संभाग, ये आपका बिलासपुर संभाग, बिलासपुर के बाद इधर हो जाएगा हमारा ये रायपुर, ये दुर्ग और ये बस्तर संभाग, ठीक है, 5 संभाग है। तो देखो सबसे पहले तो अबुझमाड़िया जनजाति, जो अबुझमाड़िया जनजाति है ना, इसका विस्तार, ये अबुझमाड़िया जनजाति है, मैं लिख दे रहा हूँ अबुझमाड़िया जनजाति का विस्तार आपका नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा, ये नारायणपुर को शो कर रहा है, ये बीजापुर को या दंतेवाड़ा को, ठीक है। तो अबुझमाड़िया जनजाति का विस्तार कहाँ कहाँ है, जो आपका नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा। चलो इधर मैं लिख दे रहा हूँ, नारायणपुर में है, उसके बाद बीजापुर में है, उसके बाद दंतेवाड़ा, यहाँ कहाँ आपका, यहाँ आपका अबुझमाड़िया जनजाति का विस्तार है। जो बैगा जनजाति है, बैगा जनजाति का विस्तार पूरा मैकल पर्वत श्रेणी वाले रेंज में है। कहाँ, मैकल पर्वत श्रेणी वाले रेंज, ठीक है, जैसे कि कवर्धा हो जाएगा,
आपका गौरेला पिंडर मरवाही हो जाएगा, बिलासपुर हो जाएगा, राजनांदगांव हो जाएगा, छुई खदान, इन सभी क्षेत्रों में क्या है आपका बैगा जनजाति का विस्तार है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये आपका बैगा जनजाति है, बैगा जनजाति का विस्तार याद रखना है। ये मैकल पर्वत श्रेणी वाले क्षेत्र में, मतलब सीधा मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर मैकल पर्वत श्रेणी। ठीक है, मैकल पर्वत श्रेणी वाले क्षेत्र में किसका विस्तार है? बैगा का। बिरहोर जनजाति का विस्तार इधर है आपका, जसपुर में, सरगुजा में, है ना। बिरहोर जनजाति, बिरहोर में यहाँ पर जसपुर हो जाएगा, जसपुर के बाद आपको इधर सरगुजा हो जाएगा। ठीक है, सरगुजा के बाद बलरामपुर। तो इस क्षेत्र में किसका विस्तार है? आपका बिरहोर का। याद रखना है कहाँ कहाँ आपका, जसपुर हो जाएगा, जसपुर के बाद आपका याद रख सकते हो सरगुजा के बाद ध्यान रखना आपका बलरामपुर। इन क्षेत्रों में बिरहोर जनजाति का विस्तार है जी। मतलब एक प्रकार से आपका सरगुजा अंचल में निवास करने वाली जनजाति बिरहोर। कमार का सभी को पता होगा, कमार का आपका गरियाबंद और धमतरी, कमार का आपका गरियाबंद, कमार का हो जाएगा जी आपका गरियाबंद और धमतरी में। ठीक है, ये आपका गरियाबंद है और यहाँ पास आपका धमतरी, ये धमतरी है, गरियाबंद। तो यहाँ कमार जनजाति का विस्तार है। पहाड़ी कोरवा जनजाति का विस्तार ये वाले बेल्ट पे है। ठीक है, यहाँ पास आपका सरगुजा हो जाएगा, है ना, सॉरी सरगुजा बोलता हूँ, ये वाला क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र पे पहाड़ी कोरवा जनजाति का विस्तार ये वाला बेल्ट पे ना, ये वाला सरगुजा हो जाएगा, आपका रायगढ़ हो जाएगा, कोरबा हो जाएगा, यहाँ आपका पहाड़ी कोरवा जनजाति का विस्तार है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। यहाँ पर हल्का सा मिस्टेक हुआ है। ठीक है, देखो ये अलम नहीं है, ये इसको मिटा रहा हूँ ना जी, मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखो मैंने क्या बोला कि जो पहाड़ी कोरबा जनजाति है ना, इसका विस्तार कौन सा, ये वाले बेल्ट पे, ये वाले बेल्ट पे। तो पहाड़ी कोरबा जनजाति के लोग कहाँ निवास करेंगे? मतलब आपका सरगुजा हो जाएगा, आपका सरगुजा के बाद आपका कोरबा हो जाएगा, कोरबा के बाद आपका रायगढ़ हो जाएगा, रायगढ़। इस क्षेत्र में आपका पहाड़ी कोरबा जनजाति के लोग निवास करते हैं। ठीक है, पंडो और भुंजिया, पंडो जनजाति के लोग आपका सूरजपुर हो जाएगा, सूरजपुर है ना, सूरजपुर हो जाएगा जी आपका बलरामपुर हो जाएगा। इन क्षेत्रों में निवास करते हैं। और भुंजिया जनजाति के लोग याद रखना है आपका गरियाबंद, है ना, गरियाबंद हो जाएगा और आपका धमतरी, गरियाबंद आपका धमतरी। इन क्षेत्रों में ना भुंजिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका विशेष पिछड़ी जनजाति। तो विशेष पिछड़ी जनजाति उस जनजाति समूह को कहा जाएगा जो अन्य जनजाति की तुलना में पिछड़ी हुई अवस्था में है, या अन्य जनजाति की तुलना में उसके सामाजिक धारा से कोसों दूर है, उसी को बोला जाएगा विशेष पिछड़ी जनजाति। 7 जनजाति है, जिसमें से 5 को केंद्र सरकार ने घोषित किया है और 2 को राज्य सरकार ने किया है। होपफुली सबको समझ में आ गया होगा। अब बारी बारी से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे आज अबुझमाड़ जनजाति, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बैगा, इसके बाद इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे जी। ठीक है, तो पहला अभी आज हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं किसके बारे में? अबुझमाड़ जनजाति के बारे में। चलें, तो मैं आप लोग को पहला पढ़ाना शुरू करूंगा। सबसे पहला पढ़ाऊंगा किसके बारे में? अबुझमाड़। जो चीज़ मैं बताऊंगा एकदम अभी के जो पैटर्न है उसको ध्यान में रखते हुए पूरा पढ़ाया जा रहा है ना। देखो आजकल जनजातियों से बहुत डीपली क्वेश्चन आता है, तो जितना भी चीज़ मैं आप लोग को बताऊंगा आप लोग को याद करना है। चलो, तो अबुझमाड़ जनजाति के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो क्या क्या चीज़ें पढ़ना है? जो चीज़ें मैं आप लोग को बताऊंगा तुरंत के तुरंत आपको याद करते चलना है। तो सबसे पहले तो अबुझमाड़ जनजाति, ये हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे विशेष पिछड़ी जनजाति है। देखो विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा तो टोटल 7 जनजाति को दिया गया है, लेकिन उन 7 में भी सबसे पिछड़ी हुई जनजाति कौन सी है? तो अबुझमाड़ जनजाति है। ठीक है, तो याद रखना यह सबसे विशेष, याद रखना यह सबसे विशेष पिछड़ी जनजाति है, सबसे विशेष पिछड़ी जनजाति है। पहला चीज हो गया याद। दूसरा चीज ध्यान रखना, ये जो अबुझमाड़िया जनजाति है ये ना आपको गोंड जनजाति की उपजाति है। किसकी जी? गोंड जनजाति। ये गोंड जनजाति की क्या है? आपका उपजाति है, गोंड जनजाति की उपजाति है। अच्छे से इसको ध्यान रखना है, अबुझमाड़िया जनजाति। ठीक है, तीसरा चीज क्या ध्यान रखना है कि आपका अबुझमाड़िया जनजाति में अबुझमाड़ का शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अज्ञात होता है। क्या होता है आपका? अज्ञात। ठीक है, तो याद रखना अबुझमाड़िया जनजाति में अबुझमाड़ शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो अबुझमाड़ शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है अज्ञात। देखो अबुझ मतलब क्या होता है? जिसे बूझा ना जा सके, मतलब अज्ञात, है ना। तो अबुझमाड़िया जनजाति में अबुझमाड़ शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अज्ञात होता है। ये भी ध्यान रखना है। अबुझमाड़ जनजाति के लोग अबुझमाड़ क्षेत्र को, जो बता रहा हूँ अच्छे ध्यान से सुनिए। अबुझमाड़ जनजाति में अबुझमाड़ क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? आपका मेटाभूम। किस नाम से जानते हैं जी? मेटाभूम। और मेटाभूम मतलब क्या होता है? आपका पर्वतीय भूमि। क्या होता है? पर्वतीय भूमि। मेटाभूम का अर्थ होता है पर्वतीय भूमि। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, और अबुझमाड़ जनजाति के लोग अबुझमाड़ क्षेत्र को मेटाभूम के नाम से जानते हैं, अर्थात पर्वतीय भूमि के नाम से। और स्वयं को किस नाम से जानते हैं? स्वयं को वो लोग आपका मेटाकोयतोर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मेटाकोयतोर। ठीक है, स्वयं को मेटाकोयतोर के नाम से जानते हैं। और मेटाकोयतोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आपका पर्वतीय भूमि में निवास करने वाला व्यक्ति। पर्वतीय भूमि में निवास करने वाला व्यक्ति। चीज़ें आप लोग का क्लियर हो गया होगा। देखो मैंने क्या बताया कि
अबुझमाड़ जनजाति सबसे विशेष पिछड़ी जनजाति है। दूसरा चीज़ गोंड जनजाति की उपजाति है। तीसरा अबुझमाड़ शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है अज्ञात। चौथा अबुझमाड़ जनजाति के लोग जो अबुझमाड़ क्षेत्र है उसको आपका मेटाभूमि के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ होता है पर्वतीय प्रदेश। और स्वयं को किस नाम से जानते हैं? मेटाकोयतोड़, जिसका अर्थ होता है पर्वतीय भूमि में निवास करने वाला व्यक्ति। ठीक है, अगर मैं अबुझमाड़ जनजाति का संकेंद्रण की बात करूँ, संकेंद्रण, तो ये कहाँ कहाँ निवास करते हैं? याद रखना है नारायणपुर, नारायणपुर हो जाएगा। नारायणपुर के बाद ध्यान रखना है आपको बीजापुर, बीजापुर के बाद आपको ध्यान रखना है दंतेवाड़ा। इन तीनों जिलों में विशेष रूप से क्या करते हैं? लोग निवास करते हैं। और आपका अबुझमाड़ जनजातियों का प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार किसे बोलते हैं अबुझमाड़ जनजाति का? तो किसको? आपका ओरछा को, ओरछा को अबुझमाड़ जनजाति का प्रवेश द्वार कहा जाता है। एक एक चीज़ है, सभी को आपको याद करते चलना है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है अबुझमाड़ जनजाति में कृषि पद्धति, कृषि पद्धति को क्या बोलते हैं? तो अबुझमाड़ जनजाति में कृषि पद्धति को पेद्दा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेद्दा। और कृषि हेतु जो स्थान होता है, कृषि हेतु, कृषि हेतु स्थान को क्या बोलते हैं? कघई बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? कघई, है ना। कृषि पद्धति को पेद्दा बोलते हैं और कृषि हेतु स्थान को कघई कहा जाता है। याद हो गया। उसके बाद अगर आपसे पूछता है कि अबुझमाड़ जनजाति में प्रमुख देवता का नाम, प्रमुख देवता, तो अबुझमाड़ जनजाति के प्रमुख देवता का नाम क्या हो जाएगा? तालुर मुंते देव। क्या हो जाएगा? तालुर मुंते देव। ठीक है, तालुर मुंते देव, ये आपको ध्यान रखना है इसके देवता का नाम। अगर आपसे पूछेगा कि अबुझमाड़ जनजाति की प्रमुख पर्व कौन कौन से है, तो प्रमुख पर्व आपको बताना है काकसाड़ पर्व। ठीक है, काकसाड़ पर्व हो जाएगा। और एक और आपको याद रखना है पंडुम पर्व। क्या हो जाएगा? पंडुम पर्व, काकसाड़ पर्व और आपका पंडुम पर्व। अगर आपसे पूछेगा कि अबुझमाड़ जनजाति में प्रमुख नृत्य कौन सा है, प्रमुख नृत्य, तो प्रमुख नृत्य में आपको याद रखना है काकसाड़ नृत्य, है ना। काकसाड़ नृत्य हो जाएगा। पर्व के नाम से नृत्य का नाम भी है काकसाड़ नृत्य। उसके बाद गेड़ी नृत्य, गेड़ी नृत्य, और गेड़ी नृत्य को आपको डिटोंग नृत्य के नाम से भी जानते हैं, याद रखना। गेड़ी या डिटोंग नृत्य, डिटोंग नृत्य, है ना, डिटोंग नृत्य। और एक और ध्यान रखना है कोटकी घोड़ा नृत्य, और हो जाएगा इसका प्रमुख नृत्य का नाम कोटकी घोड़ा। ठीक है, कोटकी घोड़ा भी इसके प्रमुख नृत्य का नाम हो जाएगा ये। तो हमने प्रमुख देवता पढ़ लिए, प्रमुख पर्व पढ़ लिए, प्रमुख नृत्य भी पढ़ लिए। प्रमुख नृत्य के बाद देखते हैं हम लोग प्रमुख पेय पदार्थ। इसके प्रमुख पेय पदार्थ क्या क्या है? तो आपको याद रखना है सल्फी, सल्फी हो जाएगा आपका, छिंद रस हो जाएगा, सल्फी छिंद रस के बाद महुआ, इसके प्रमुख पेय पदार्थ है। सीधा आपको याद करना है। ठीक है, ये मतलब ये लोग ना अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी संस्कारों में इन सभी पेय पदार्थों का प्रयोग करते हैं, शुभ मानते हैं। इनका पेय पदार्थ हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कि जो अबुझमाड़ जनजाति है वो कैसी जनजाति है, तो एक पितृसत्तात्मक जनजाति है। कैसी जनजाति है? पितृसत्तात्मक। ठीक है, पितृसत्तात्मक जनजाति है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, उसके बाद अगर आपसे पूछता है अबुझमाड़ जनजाति में जो तंत्र मंत्र जादू टोना, याद रखना, तंत्र मंत्र जादू टोना के जानकार को किस नाम से जानते हैं? तो तंत्र मंत्र जादू टोना के जानकार को सिरहा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जी? सिरहा के नाम से जाना जाता है। इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अबुझमाड़ जनजाति ये कौन से भाषा परिवार में आता है, ये कौन से भाषा परिवार में आता है? तो जो अबुझमाड़ जनजाति है द्रविड़ भाषा परिवार में। मैं पूरा पढ़ाऊंगा आगे, है ना, अभी बस जनजाति के रिलेट में देख रहे हैं, उसके संदर्भ में देख रहे हैं, अबुझमाड़ जनजाति के संदर्भ में। तो अबुझमाड़ जनजाति कौन से भाषा परिवार में आता है? तो आपका द्रविड़ भाषा परिवार में आता है, ये आपको अच्छे ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब देखो एक बार मैं पुनः रिवाइज करा दे रहा हूँ जी, है ना। अबुझमाड़ जनजाति है सबसे विशेष पिछड़ी जनजाति है, ये गोंड जनजाति की उपजाति है। अबुझमाड़ शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है अज्ञात। और अबुझमाड़ जनजाति में अबुझमाड़ क्षेत्र को मेटाभूमि के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ होता है पर्वतीय भूमि। और स्वयं को वो लोग मेटाकोयतोड़ के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ होता है पर्वतीय भूमि में निवास करने वाला व्यक्ति। और अबुझमाड़ जनजाति का संकेंद्रण है नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले में। ठीक है, और आपका ओरछा को अबुझमाड़ों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अबुझमाड़ों की कृषि पद्धति का नाम पेद्दा है और कृषि हेतु स्थान को कघई बोलते हैं। इसके प्रमुख देवता का नाम तालुर मुंते देव है। इसके प्रमुख पर्व काकसाड़ पर्व, पंडुम पर्व हो जाएगा। इसके प्रमुख नृत्य हो जाएगा काकसाड़ नृत्य, गेड़ी नृत्य या कोटकी घोड़ा नृत्य, और गेड़ी नृत्य को डिटोंग नृत्य के नाम से भी जानते हैं। इसके प्रमुख पेय पदार्थ में सल्फी, छिंद रस, महुआ हो जाएगा। ये एक पितृसत्तात्मक जनजाति है और इस जनजाति में तंत्र मंत्र जादू टोना के जानकार को सिरहा के नाम से जानते हैं। और इस जनजाति के लोग आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि अबुझमाड़ जनजाति का घर संरचना, अब देखो अब एग्जाम का लेवल थोड़ा हाई हो गया, तो इन सभी चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा। बोलोगे कि सर क्या क्या चीज़ों को याद करवा रहे हैं, ऐसा नहीं, एग्जाम का लेवल ही ऐसा हो गया जी, है ना, नया क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसीलिए आपको ये सब चीज़ को याद करना पड़ेगा। अगर अबुझमाड़ जनजाति के घर संरचना पूछेगा तो आपको बताना है अबुझमाड़ जनजाति में बैठक को, ठीक है, बैठक को या आपका बरामदा को किस नाम से जानते हैं? अगहा। ठीक है, बैठक या बरामदा को अगहा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अगहा। ठीक है, उसके बाद आपका चटाई को किस नाम से जानते हैं? पोवई। क्वेश्चन आ सकता है ना कि पोवई का संबंध किस जनजाति से है, या आपका अबुझमाड़ जनजाति में आपका चटाई को किस नाम से जानते हैं? तो पोवई के नाम से जानते हैं, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है।
तो अबुझमाड़िया जनजाति में बैठक या बरामदा को अगहा बोलते हैं, चटाई को पोवई कहा जाता है, ठीक है। और अबुझमाड़िया जनजाति में संग्रहण कक्ष को किस नाम से जानते हैं जी? आपको लोनू के नाम से जानते हैं। किस नाम से? लोनू। और इसी लोनू में क्या होता है? इसी लोनू में इनके कुल देवता का निवास होता है। इसी लोनू में इनके कुल देवता का, ठीक है, इनके कुल देवता का क्या होता है? निवास होता है। इसी लोनू में इनके कुल देवता का निवास होता है। ये आपका भागवत शुरू हो गया होगा, आप लोग को थोड़ा आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। मैं आज ये कोशिश किया था कि आज मुझे थोड़ा लंबा क्लास लेना करके, लेकिन अब डिस्टर्बेंस हो जाएगा जी, तो जल्दी इसको ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। देखो, तो घर संरचना, बैठक या बरामदा को अगहा बोलते हैं, चटाई को पोवई कहा जाता है, संग्रहण कक्ष को लोनू कहा जाता है, और इसी लोनू में से कुल देवता का क्या होता है? आपका निवास होता है, याद रखना है, ठीक है। ये चीज़, ये इसका घर संरचना हो जाएगा, हो गया। घर संरचना के बाद देखते हैं विवाह। तो अबुझमाड़िया जनजाति में याद रखना, अबुझमाड़िया जनजाति में सहपलायन विवाह को, किसको? सहपलायन। अबुझमाड़िया जनजाति में सहपलायन विवाह को किस नाम से जानते हैं? सहपलायन विवाह को बिथेर विवाह है ना, बिथेर विवाह। सहपलायन मतलब जिसमें आपका प्रेमी युगल और युतियाँ, मतलब जो प्रेमी जो लड़के और लड़कियाँ होती है ना, वो भाग कर शादी कर लेते हैं, इसी को सहपलायन विवाह बोलते हैं। तो अबुझमाड़िया जनजाति में सहपलायन विवाह को बिथेर विवाह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछता है घुसपैठ विवाह को, घुसपैठ, अबुझमाड़िया जनजाति में घुसपैठ विवाह को किस नाम से जानते हैं? तो घुसपैठ विवाह को ओडियत्ता, किस नाम से जानते हैं जी? ओडियत्ता। घुसपैठ विवाह को ओडियत्ता के नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना है। और अगर आपसे ऐसा पूछेगा कि अबुझमाड़िया जनजाति में आपका विधवा पुनर्विवाह को, किसको? विधवा पुनर्विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो विधवा पुनर्विवाह को आपका चूड़ी पहनावा, किस नाम से? चूड़ी पहनावा विवाह के नाम से जाना जाता है। इन तीनों को भी ध्यान रखना, विवाह भी महत्वपूर्ण है। तो अबुझमाड़िया जनजाति में सहपलायन विवाह को बिथेर विवाह बोलते हैं, घुसपैठ विवाह को ओडियत्ता विवाह कहा जाता है, और विधवा पुनर्विवाह को चूड़ी पहनावा विवाह के नाम से जाना जाता है। ओके, याद हो गया? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये तो विवाह भी हो गया। मैंने तंत्र मंत्र के जानकार भी आप लोग को बता दिया, उसको क्या बोलते हैं? सिरहा बोला जाता है, ठीक है। साथ ही साथ अब हम लोग देखते हैं युवागृह। अब ये युवागृह क्या होता है? तो युवागृह वह गृह स्थल होता है जहाँ जनजाति युवक और युवतियाँ अपने समाज, धर्म और संस्कृति से संबंधित ज्ञान अर्जित करते हैं, उसी को युवागृह बोलते हैं। तो अबुझमाड़िया जनजाति में युवागृह को किस नाम से जानते हैं? अबुझमाड़िया जनजाति में युवागृह को कोसी घोटुल, किस नाम से जी? कोसी घोटुल, है ना। युवागृह को कोसी घोटुल के नाम से जाना जाता है, कोसी घोटुल के नाम से जाना जाता है। और इस कोसी घोटुल में जो युवक लोग भाग लेते हैं, युवक लोग, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लेयोर। युवक लोग को क्या बोलते हैं जी? लेयोर बोलते हैं। और युवतियों को क्या बोला जाता है? युवतियों को बोला जाता है लैस्को, क्या बोलते हैं? लैस्को, है ना। युवक लोग को लेयोर बोलते हैं और युवतियों को लेस्कू के नाम से जानते हैं कोसी घोटुल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सब क्वेश्चन आते हैं ना, इस सब चीज़ को आपको याद करना पड़ेगा। अगर एग्जाम अच्छे से निकालना है ना, तो जनजाति को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। 4 से 5 क्वेश्चन आता अच्छी है जनजाति से। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखिए ये युवागृह भी हो गया। युवागृह के बाद हम लोग देखते हैं पुस्तक, है ना, बुक देखते हैं, बुक अबुझमाड़िया जनजाति से रिलेटेड बुक। तो बुक का नाम है आपका द अबुझमाड़िया। क्या हो जाएगा जी आपका? द अबुझमाड़िया। और इसके राइटर कौन है? द अबुझमाड़िया के राइटर कौन है? राइटर का नाम भी आपको याद रखना है, टी बी नायक, ठीक है। इसके राइटर का क्या नाम हो जाएगा? टी बी नायक। तो टी बी नायक ने द अबुझमाड़िया बुक लिखा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अबुझमाड़िया जनजाति में एक संस्कार होता है, संस्कार, उस संस्कार को बोला जाता है आपका कांडाबरा पुष्प विवाह। क्या बोलते हैं इसको? कांडाबरा पुष्प विवाह। और इसी कांडाबरा पुष्प विवाह को आपका कौमार्य संस्कार के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? कौमार्य संस्कार। इसको कौमार्य संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये टोटल जितना भी चीज़ें मैंने बताई आपका अबुझमाड़िया जनजाति के बारे में चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। एक बार पुनः मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ, देखो पुनः देख लो मैंने क्या क्या बताया। अबुझमाड़िया जनजाति ये सबसे विशेष पिछड़ी जनजाति है। दूसरा, ये गौड़ जनजाति की एक उपजाति है। तीसरा, अबुझमाड़ शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है अज्ञात। चौथा, अबुझमाड़ जनजाति के लोग अबुझमाड़ क्षेत्र को मेटा भूमि कहते हैं, जिसका अर्थ होता है पर्वतीय भूमि, और स्वयं को मेटा कोयतोल करते हैं, जिसका अर्थ होता है पर्वतीय भूमि में निवास करने वाला व्यक्ति। इसका संकेंद्रण पूछेगा तो नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा बताना है। अबुझमाड़िया जनजाति का प्रवेश द्वार पूछेगा तो आपको बताना है ओरछा को। और अबुझमाड़िया जनजाति में कृषि पद्धति को पेद्दा कहते हैं, और कृषि हेतु जो स्थान होता है उसको कघई के नाम से जानते हैं। अबुझमाड़िया जनजाति के प्रमुख देवता का नाम तालुर मुंतेदेव है। इसके प्रमुख पर्व का नाम काकसार पर्व, पंडुम पर्व ध्यान रखना है। और इसके प्रमुख नृत्य का नाम काकसार, देखो पर्व के नाम से नृत्य भी है, काकसार नृत्य, गेड़ी नृत्य, जिसी को गेड़ी नृत्य को डिटोंग नृत्य के नाम से भी जानते हैं, और साथ ही साथ कोटकी घोड़ा नृत्य भी ध्यान रखना है। प्रमुख पेय पदार्थ में सल्फी, छिंदरस, महुआ हो जाएगा। और ये एक पितृसत्तात्मक जनजाति है, और इस जनजाति में तंत्र मंत्र जादू टोना के जानकार को सिरहा के नाम से जानते हैं। और जो अबुझमाड़िया जनजाति है कौन से भाषा परिवार के अंतर्गत आता है? तो ये आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। फिर मैंने बताया कि घर संरचना, तो अबुझमाड़िया जनजाति में बैठक को या बरामदा को अगहा बोलते हैं, चटाई को पोवई के नाम से जानते हैं, संग्रहण कक्ष को लोनू के नाम से जानते हैं, और इसी लोनू में से कुल देवता का निवास होता है। यहाँ मैंने विवाह पद्धति बताया, देखो
अबुझमाड़ी जनजाति में सहपलायन विवाह को बिथेर विवाह के नाम से जानते हैं। घुसपैठ विवाह को आपको ओडियत्ता, घुसपैठ मतलब जिसमें लड़की जबरदस्ती लड़के के घर जाकर रहने लग जाती है ना, लड़की जबरदस्ती लड़के के घर जाकर रहने लग जाती है, उसको घुसपैठ विवाह बोलते हैं। तो घुसपैठ विवाह को ना अबुझमाड़ी जनजाति में क्या बोलते हैं, ओडियत्ता बोलते हैं। उसके बाद विधवा पुनर्विवाह को अबुझमाड़ी जनजाति में चूड़ी पहनावा के नाम से जानते हैं। युवागृह, देखो युवागृह, अबुझमाड़ी जनजाति में युवागृह को क्या नाम, किस नाम से जानते हैं, कोसी घोटुल। और युवागृह क्या होता है, तो युवागृह वह गृह स्थल होता है जहाँ जनजाति युवक एवं युवतियाँ अपने समाज, धर्म, संस्कृति से संबंधित ज्ञान अर्जित करते हैं। तो अबुझमाड़ी जनजाति में युवागृह को कोसी घोटुल के नाम से जानते हैं। और उस कोसी घोटुल में जो युवक लोग भाग लेते हैं उसको लेयोर बोलते हैं, और युवतियों को आपका लेस्कू के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ मैंने बताया अबुझमाड़ी जनजाति से संबंधित पुस्तक का नाम द अबुझमाड़िया है, जिसके राइटर टी बी नायक है। और एक संस्कार होता है जिसको बोलते हैं कांडावर पुष्प विवाह, ये एक आपका कौमार्य संस्कार होता है। तो इतना सभी चीज़ों को आपको अबुझमाड़ी जनजाति के संदर्भ में आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जनजाति से क्वेश्चन आता चाहिए जी, ठीक है ये चीज़। अब इसके बाद हम लोग देखो, मैं आप लोग को आज बैगा भी पढ़ा रहता, लेकिन एक्चुअली अब भागवत शुरू हो गया तो आवाज़ भी आप लोग को सुनाई दे रहा होगा, इसीलिए आज इस क्लास को हम लोग को रोकना पड़ा है। अब इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं जितने जनजाति बचे हैं, विशेष पिछड़ी जनजाति, उसको मैं आप लोग को बताऊंगा। होपफुली आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो निश्चित ही इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, इसको शेयर करिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।